हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है हम वो देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर है, मिनरल्स और ड्रग्स ये एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो ये म्यूकस को सेक्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है, विच हेल्प इन अडहेरिंग द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो पास पास आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पासिस। और लुब्रिकेट कर देते हैं ताकि वो ईजिली पास आउट हो जाए। अब आगे देखते हैं हम, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस। तो इन्होंने ये कहा है जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है हम उसे फीसेस बोलते हैं। इसके बाद ये कहाँ एंटर करेगा, एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल। तो जब फेसिस जो है वो सीकम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ पे एंटर करता है, और जब ये एंटर करता है तो वहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसे हम इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये वेस्ट मटेरियल पीछे बैक फ्लो ना हो उससे बचाता है। तो विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. तो इन्होंने ये कहा है कि रेक्टम में टेम्पररी स्टोर हो जाता है जब तक हम उसे एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं तब तक। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एक्टिविटी जो है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूरल और हार्मोन्स। मतलब हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा जो हार्मोन्स जो है उन दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं इनकी एक्टिविटी को। The sight, smell and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. तो आपने देखा होगा जब हम कभी भी फूड को देखते हैं या उसकी स्मेल आती है तो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो ओरल कैविटी जो है सलाइवा सेक्रेट करती है। ठीक है, वो फूड की स्मेल और साइड से ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी में जो ग्लैंड जो होते हैं सलाइवरी ग्लैंड वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो सलाइवा को सेक्रीट करेंगे। ठीक है, अभी हमने किया था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब जो सलाइवा जो सेक्रीट कर रहा है वो कौन कौन कर रहा है, ग्लैंड कर रही है, तो हार्मोनल कंट्रोल हो गया। अब जो सलाइवरी ग्लैंड के पास जो मैसेज गया, मतलब साइट और स्मेल जो एहसास जो उसे हुआ है जिसकी वजह से उसने सलाइवा को सेक्रीट किया है, उस वो काम किसने किया है, हमारे नर्वस सिस्टम ने। इसलिए कहते हैं कि the activity of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different part। तो proper coordination के लिए ये दोनों जो है एक्ट करते हैं। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सेक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक में प्रेजेंट है और इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है जो सेक्रीट करती है सेक्रीशन को, वो दोनों भी न्यूरल सिग्नल के थ्रू स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, तो न्यूरल सिग्नल जब सिग्नल कर मतलब नर्वस सिस्टम जो सिग्नल करता है जब, तब जाके
ये क्या है, सेक्रीशन को सेक्रीट करेंगे। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेट बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सेंटर नर्वस सिस्टम। तो जो मस्कुलर एक्टिविटी जो होती है अलग अलग पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के, तो उसे भी कौन मॉडरेट कर रहा है, हमारा न्यूरल मैकेनिज्म कर रहा है। मतलब जो लोकल हार्मोन्स जो है वो उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। तो अब ये आगे यही कह रहे हैं कि जो हार्मोनल कंट्रोल जो है, मतलब जो डाइजेस्टिव जूस जो सेक्रीट हो रहा है उसे कौन कैरी आउट कर रहे हैं, लोकल हार्मोन्स। और लोकल हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो कर रहे हैं। जैसे कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा लेयर जो होती है वहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो सेक्रीशन को सेक्रीट करेगी। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है, तो 1 ग्राम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी मतलब डाइजेशन के बाद जो जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है हम उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी। तो इन्होंने ये कहा है कि एनिमल्स को जो एनर्जी जो ज़रूरत होती है एनर्जी की, और जो फूड के अंदर जो कंटेंट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म ऑफ मेज़र ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को मेज़र करके एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जीज। तो हीट जो है वो अल्टीमेट फॉर्म है सभी एनर्जीज की। तो दिस इज़ ऑफन मेजर टू एज कैलोरी और जूल। हम इसे कैसे मेज़र करेंगे, कैलोरी और जूल में। which is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। मतलब हीट की हमें ज़रूरत है किस लिए, 1 डिग्री सेल्सियस वाटर जो मतलब टेम्परेचर पे 1 ग्राम जो वाटर जो है टेम्परेचर को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सिंस दिस वैल्यू इज टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज़ किलो कैलोरी और किलो जूल। तो जो ये वैल्यू जो है वो टीनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कम जो उसे हम जो यूज़ करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, किलो कैलोरी और किलो जूल में। तो 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 किलो कैलोरी क्या है, एनर्जी जितनी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए हमें उसे हम 1 किलो कैलोरी बोलेंगे 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो न्यूट्रनिस्ट ट्रेडिशनल रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और जूल। तो न्यूट्रनिस्ट जो होते हैं वो इसे किलो कैलोरी और भाई कैलोरी और जूल में एक्सप्रेस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम completed combustion of 1 gram food in a bomb कैलोरीमीटर। जो हीट लिबरेट जो हो रहा है तो कंप्लीट कंबशन जो है वो 1 ग्राम फूड का वो किसके अंदर कर रहे हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में सॉरी इज़ इट्स ग्रॉस कैलोरिफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो ये क्या देता है, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू मिलेगी हमें। The actual amount of energy combustion of 1 gram of food is the physiologic value of food। तो जो 1 ग्राम फूड के कंबशन से जो एनर्जी जो हमें मिलेगी वो क्या है, फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड है। कहने का मतलब ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस के कंबशन के दौरान जितनी एनर्जी लिबरेट होगी मतलब रिलीज़ होगी उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे।
ठीक है। और तो हमने स्टार्टिंग में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का देख रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी है देखिए, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट की है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम रिस्पेक्टिवली। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वैल्यू दे रखी है। तो ये जो वैल्यू जो है वो है बॉम कैलोरीमीटर में। ठीक है। जब हम अपनी बॉडी के अंदर इनकी वैल्यू देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स की है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स का कंबशन होता है तब कितनी एनर्जी रिलीज होएगी, 4.0 किलो कैलोरी। ठीक है। और प्रोटीन जब कंबशन होता है 1 ग्राम तो कितना रिलीज करेगा एनर्जी का अमाउंट, 4.0। और फैट क्या है, 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम रिलीज करेंगे। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के फूड से मतलब कितनी एनर्जी निकल रही है, तो हमें किस टाइप का मतलब डाइट जो है हमें लेनी चाहिए। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मतलब जो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। आपने पीछे जब स्ट्रक्चर किया था तब उसमें हमने किया था जो अंदर की जो लेयर होती है उसके साथ ब्लड और लिम्फ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो जो म्यूकोसा जो लेयर है, तो उन्होंने यही कहा है कि जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का, तो उसे ब्लड और लिम्फ के द्वारा द्वारा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू हमारे ब्लड और लिम्फ में चला जाएगा। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अभी इस जब ये एब्जॉर्ब होता है मतलब हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो 3 मैकेनिज्म जो है उसे फॉलो करेगा, वो पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। अब हम समझते हैं कौन कौन से जो फूड हम ले रहे हैं भाई इन मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैक्राइड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। देखिए इन्होंने ये कहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब सारा अमाउंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो कुछ अमाउंट जो है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का और क्लोराइड आयंस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, एनी टाइप ऑफ आयंस ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है। द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, हाइवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और कुछ जो सब्सटेंस जो है वो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, मतलब कैरियर प्रोटीन की हेल्प से इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। जब कोई कैरियर प्रोटीन की हेल्प से एब्जॉर्ब किए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, खर्च नहीं हो रही है, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है एनर्जी का, इसलिए क्या है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है। सिंपल डिफ्यूज़न की तरह ही होता है बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प ली जाती है। अब हम आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब वाटर का जो अमाउंट है कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर जो हमने किया था पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, तो जो सिंपल डिफ्यूज़न है वो क्या है, एक तरह से पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है।
फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, और जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है वो भी पैसिव का ही एक तरह से एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे आ जाएगा हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, वो दोनों हो रहे हैं भाई अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये हो रहा है अगेंस्ट द, ठीक है, मतलब ये क्या है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगा। अब हम लो से जब हाई में जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी का यूज़ करते हैं, इसलिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो ब्लड में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। पहले जो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो एब्जॉर्ब हो रहा था वो क्या था, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। कुछ अमाउंट तो सिंपल डिफ्यूज़र मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, बट कुछ जो है वो एनर्जी चाहिए उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। अब हम आगे देखते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्यूबल। अब जो फैटी एसिड जो है और जो ग्लिसरॉल मतलब जो लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ये इनसॉल्यूबल है, तो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो कैसे एब्जॉर्ब होंगे, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, तो सबसे पहले उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और फिर वो क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के मूव करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट गॉल्यूबल्स, तो क्या होता है फिर बाद में उनको प्रोटीन जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो थे फैट के, तो उनको प्रोटीन कोटेड कर देता है, ठीक है। अब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बोलेंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स इन द विलाई। हमने पीछे किया था कि विलाई के बेस रीजन जो होता है वहाँ पे लैक्टेल्स मतलब लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या है, जो काइलोमाइक्रोन्स जो है वो लैक्टेल्स के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। अब जो ये lymph vessels जो है वो ultimately क्या है, मतलब absorb हो जाएंगे substance की form, मतलब blood stream जो है वो उन्हें absorb कर लेगा, ठीक है। लिम्फ वेसल के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये रिलीज करते हैं लिम्फ वेसल्स एब्जॉर्ब सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम में। Absorption of substance takes place in different parts of the alimentary canal। अब जो absorption है substance का वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग substance का अलग अलग पार्ट में होता है, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं वो अलग अलग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब हम टेबल के थ्रू देखते हैं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब आप इसे टेबल के थ्रू समझेंगे, तो देखिए टेबल जो दे रखी है, माउथ में क्या क्या सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग। अब इन्होंने कहा है जो माउथ के अंदर जो टंग की जो लोअर साइड जो होती है वहाँ पे अगर हम ड्रग्स को रखते हैं तो वो क्या है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपने देखा होगा जो हम होम्योपैथिक जो दवाइयाँ वगैरह जो लेते हैं वो विदाउट पानी मतलब वो क्या करते हैं, टंग के नीचे रखते हैं। तो टंग के नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, तो वो क्या होती है, जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ब्लड जो है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो अब हम स्टमक देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल एट्सेट्रा टेक्स प्लेस। वाटर, शुगर और एल्कोहल कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, स्टमक में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कोहल कहाँ एब्जॉर्ब होता है, वाटर कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है,
कुछ ड्रग्स जो है वो कहाँ कौन से पार्ट में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए टेबल बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट्स। तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर, यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है, क्या है वो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। तो ये सारी जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बने हैं वो म्यूकोसा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे वो, इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ में। अब है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस, जैसे कि अभी हमने किया था। ठीक है, तो द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू विच यूटिलाइज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो जो सब्सटेंस हमने एब्जॉर्ब किया है, अब उसको क्या है, एक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। तो जब उसको यूज़ किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फेसेस इन द रेक्टम इनिशिएट ए न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट जो है, जो रेक्टम के अंदर स्टोर हो गया था, तो वो क्या है, न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू इनिशिएट होगा और फिर क्या आएगा, अर्ज मतलब रिमूव करने की हमारी इच्छा होगी, तो फिर क्या है, उसको रिमूव आउट करेंगे। द इजेक्शन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, तो एनल ओपनिंग के थ्रू जब इजेस्ट कर देते हैं हम फेसेस को, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेफिकेशन सॉरी, इज़ ए वॉलेंट्री प्रोसेस। क्या है, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारी इच्छा से होता है। एंड इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और क्या एक मास के रूप में, मतलब एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक मास के रूप में वो एक्सक्रीट आउट होता है, इसलिए इन्होंने लिखा है मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब मूवमेंट होती है मसल्स की मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और एक मास की फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब आता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं।